अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इसकी वीडियो में बात करेंगे हम लोग अल्लामा इकबाल का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था इलाहाबाद का उस पे। इससे पहले हम लोग 1929 तक कायद के 14 पॉइंट्स तक बात कर चुके हैं और इसमें आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म पता है कि इसमें ना तो एक सेपरेट स्टेट के बारे में बात हो रही थी और ना ही पाकिस्तान के मूवमेंट के बारे में। सिंस हम लोग सिर्फ एक बात कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट्स इट। सेपरेट स्टेट और रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक, ये चीज़ों पे बात हो रही थी। सो हम लोग अभी बात करते हैं अल्लामा इकबाल के एड्रेस की जो आउटलाइन है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड देखेंगे, देन इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल, फिर इलाहाबाद का एड्रेस क्या था और इसके सेलियंट फीचर्स, इसकी सिग्निफिकेंस, इसका फिर क्रिटिकल रिएक्शन और एंड पे फिर कंक्लूजन। अब आपको पता है कि जैसे ही खिलाफत मूवमेंट एंड होती है तो उसके बाद ही हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद हिंदू शुद्धि और संतंत्र की तहरीकें स्टार्ट कर देते हैं जिनमें मुस्लिम को कन्वर्ट किया जाता है हिंदुइज्म की तरफ, ठीक। और इसके बाद दिल्ली प्रपोजल पे एक डिटेल लेक्चर हो चुका है, एक डिटेल में वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे देखिएगा। दिल्ली प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया जाता है 1927 का, फिर साइमन कमीशन भी रिजेक्ट कर दी जाती है और नेहरू रिपोर्ट भी मुस्लिम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिना, ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट पे बात होगी और फिर जिना 14 पॉइंट्स अपने देते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा तो इस चीज़ पे बनेगा। अब आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इंडियन मेंबर्स हों, इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ना कि वो ब्रिटेन से या लंदन से बन के आए। सो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि जो मेन लीडरशिप थी जैसे कि कायद वगैरह, तो वो थे लंदन में बेस्ड थे। तो इस वजह से एक जो कह लें कि जो टॉवरिंग फिगर है या एक जो मेन फिगर है वो उस टाइम पे अल्लामा इकबाल थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप डिसाइड करें जो एनुअल सेशन है वो मुस्लिम लीग का। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल की बात करें तो इंट्रो को अल्लामा इकबाल का दूं तो इकबाल वाज अ पॉलिटिकल फिलोसफर हु डिफाइंस द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। मतलब एक अलहदा कौम है, एक कौम की हैसियत रखते हैं क्योंकि हम लोग 70 टू 80 मिलियन हैं और हम लोगों की जो होमोजेनिटी है या जो बेस है वो हिंदुओं से ज़्यादा है। क्योंकि हिंदुओं में अगर देखें तो हिंदुओं को में 4 ज़ातों में बटे हुए थे और मुस्लिम देखें तो मुस्लिम मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी ज़ात का हो, मुस्लिम सब बराबर हैं। और अगर मुसलमानों में अगर किसी को फ़ोक़ियत हासिल है तो वो आपको पता है कि तकवा की बुनियाद पर। तो इस बेस की वजह से कायद ने कहा कि हम सॉरी अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि हम लोग एक नेशन है और इन्होंने आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट दिया, ठीक। और जो टू नेशन थ्योरी है इसको और ज़्यादा एक परफेक्ट मैनर में इन्होंने इस तरह पेश किया कि ये हर जो जिंदा दिल है उसकी दिल की धड़कन बन जाती है, ठीक है। और वो पैदा होते हैं, आपको पता है कि सियालकोट में पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को, और पहले उनको होम टाउन में एजुकेट किया गया, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। आगे जाके इन्होंने जो बार एग्ज़ाम है वो पास किया लंदन से और पीएचडी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। अब जर्मनी से पास की तो इसका एक थोड़ा सा और मैं फैक्ट बता दूं कि जर्मनी का एक मशहूर फिलोसफर है नेट्शे। आई थिंक इसका अगर मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ तो एक्सक्यूज़, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है इस फिलोसफर को पढ़े हुए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट था सुपरमैन का। तो इस सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये तो बेस करता था, एक कह लें कि एक दुनियावी बेस जो होती है दुनियावी चीज़ें लेने के लिए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपने कह लें कि प्योरीफाई किया इनटू इनटू अ स्पिरिचुअल लीड। और कह लें कि जो इनकी जो कंसेप्ट ऑफ खुदी है या इनकी जो फिलॉसफी है ये इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ली है, इसी को मॉडिफाई करके जो नर्से का जो सुपरमैन है इसी से। और उसके बाद इन्होंने पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और उसके बाद ऑनररी सेक्रेटरी भी रहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। इकबाल अर्न इंटरनेशनल अक्लेम एज अ पोइट इन बोथ उर्दू एंड पर्शियन। और वेरी फ्यू पोइट हैं जिन्होंने एक फिलोसफिक मैनर में जो एक थीम है, जो खुदी का कॉन्सेप्ट है या कह लें कि जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है अपनी शायरी के ज़रिए दिया। तो इसी वजह से आप लोग को पता है कि जो मैसेज के इकबाल साहब फेवरेट बन गए और ये डेथ होती है इनकी 21 अप्रैल 1938 को बिफोर लाहौर रेजोल्यूशन 1940। और इसको अगर पाकिस्तान रेजोल्यूशन का किसी ने नाम दिया था
तो वो भी हिंदुओं ने दिया था, हिंदू प्रेस ने दिया था। ये बात याद रखिएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो पाकिस्तान को बनाने में ज़्यादातर हाथ कांग्रेस का भी है। कांग्रेस और हिंदुओं का खुद अपना हाथ है, क्योंकि मुसलमानों ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं कहा, इसको लाहौर रेजोल्यूशन या एनुअल सेशन था जैसे इलाहाबाद का हो रहा था। तो इसमें कायद ने एक रेजोल्यूशन, वही इसको वन स्टेप फर्दर लेके जाते हैं। इकबाल की जो वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया था इन्होंने 1930 का जो इलाहाबाद का जी सेशन था, इसमें तो इसी को कायद फर्दर लेके जाते हैं। लेकिन हिंदू प्रेस इसको वन स्टेप और फर्दर ले जाती है कि उनका कहना होता है कि इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की है, ये पाकिस्तान बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक। और जो इकबाल की शायरी का जो पर्सनल या मेन थीम है वो खुद ही है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ईगो है, क्योंकि इसीलिए आपका शायर शेर भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो उस जो ये लेवल है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर आप लोग इकबाल की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इकबाल की फ़िलासफ़ी पे मैं वीडियो बनाऊंगा पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये खुदी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ह हो जाती हैं। और आई थिंक हम लोगों को 9th और 10th का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे हमें इकबाल का जो खुदी वाला कॉन्सेप्ट है या खुदी की जो फ़िलासफ़ी है, इस पे जो उन्होंने शेर कहे हुए हैं, हमें वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, ना कि हमें आशिकी मशूकी वाले जो शेर हम लोगों की मिर्ज़ा गालिब के, मैं उनको कुछ डिफेम नहीं कर रहा या उनको शायरी को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हमें एक नेशन बनाने की ज़रूरत है। और नेशन बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल फिलोसफर ऐसा चाहिए जो फ्यूचर की और नेशनहुड की और मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करे। तो इसके लिए इलामा इकबाल से बढ़ के और कोई पॉलिटिकल फिलोसफर या शायर नहीं हो सकता। सिंस हम कहते तो हैं कि इलामा इकबाल इज़ अवर नेशनल पोइट, लेकिन उनका कोई अमल दखल नज़र नहीं आता उनकी फ़िलासफ़ी का। हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं, जो हम लोग कॉलेज लेवल पे या फिर कह लें कि हम लोग इंटर लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं, उसमें कोई अमल दखल नहीं नज़र आता उनकी शायरी का, उनकी पोइट्री का। इकबाल की शायरी को अगर मैं डिवाइड करूँ तो उनके इकबाल की शायरी 3 फेजेज़ में डिवाइड हो सकती है। सिंस फर्स्ट था 1905 वाला फेज़, और देन 1908, और फिर 1908 से ऑनवर्ड 1938 तक। ठीक, 1905 से पहले पहले ये लोग इल्लामा इकबाल साहब बात कर रहे थे कि हमें जो डिवीजन है हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, इंडियन नेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए। और मुस्लिम हुड की बात कर रहे थे, और इसके अलावा जो मुस्लिम डिक्लाइन था उस पे ये लोग बात कर रहे थे कि काज़िज़ क्या थी मुस्लिम डिक्लाइन की। इसको इन्होंने अपने एक बहुत ही अच्छे जो इनकी पोइट्री का मजमूआ है बांगे दरा और तराना हिंद, इसमें इन्होंने महफूज किया है कि ही वॉज द मैन ऑफ विजन। और इस विजन की कमी है हमारे आजकल के जो लीडरान हैं उनमें, सिंस ना इन्होंने इकबाल की शायरी को पढ़ा है और ना ये हमें पढ़ने देंगे। अगर अब 1905 से 8 तक, 1905 से लेके 1908 तक ये थे यूरोप में, और वहाँ जाके इन्होंने हायर एजुकेशन की, और वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम था इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें कैपिटलिस्ट आ जाता है या डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को। और 1908 से ऑनवर्ड ये यूरोप से वापस आते हैं और उनकी टेंशन होती है आपकी बार मुसलमानों पर, और ये खुदा की वहदानियत का दरस देते हैं और पैगम्बर इस्लाम को जो आइडियलिस्ट हैं वो मानते हैं, और अच्छी तरह से इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है उससे डील करते हैं। और 1927 में मैंने आपको बताया कि ये पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं। अब इलाहाबाद के एड्रेस की इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो इलाहाबाद का जो एड्रेस है वो एक मॉन्यूमेंट की हैसियत रखता है, और ये वर्चुअल आउटपुट थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की या एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की। इतनी अहमियत है मुस्लिम नेशनलिज्म, या फिर कह लें कि जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसको एक न्यू ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए ये जो इलाहाबाद का एड्रेस है। अब 1930 में आपको पता है कि मेन लीडरशिप जो थी वो लंदन में थी, तो इनको कहा जाता है कि आप प्रेसाइड करें। एनुअल सेशन है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ऑन 29 दिसंबर 1930 को, और इकबाल डिलीवर्ड अ मोनुमेंटल एड्रेस which became the most significant document in the Muslim history of India. It was a different address from others. और जितने भी वहाँ पे लोग प्रिसाइड कर रहे थे या जो सेशन करने की कोशिश कर रहे थे, खिताब करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉब्लम थी इनको एनालिटिकली और साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज किया, और फिर इनको फिलोसॉफिकल वे में इसको आगे भी डिलीवर किया, और साथ ही साथ सोल्यूशन भी बताए। आज के जो हमारे लीडरान हैं
या जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये तो पता है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, और इवन दो हर बच्चे बच्ची को पता है। 72 जब से हम लोग 1947 से हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो हमें पता है कि हमारी इकॉनमी नहीं ठीक। तो आज 2021 है, तो आज भी हमारी इकॉनमी नहीं ठीक। सो हम लोग कितने मुस्तकिल मिजाज हैं कि हमें पता है कि हमारी इकॉनमी नहीं ठीक, और जब तक इकॉनमी नहीं ठीक होगी हम लोगों की प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी। तो इकॉनमी नहीं ठीक तो हमने की भी कोई नहीं। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बना लिया, लेकिन इकॉनमी हमने ठीक नहीं की। और इन्होंने पॉलिटिकल थिंकिंग दी मुसलमानों को। जब इन्होंने एक सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, तो मुसलमानों की जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल थिंकिंग, इसको एक विजन मिल गया, इनको एक मंजिल मिल गई अपनी। इनको इनका जो ड्रेस है उसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने कहा कि पंजाब, NWF, सिंध और बलूचिस्तान को मैं एक स्टेट में देखता हूँ। चाहे आप लोग डोमिनेंट स्टेटस में रहें ब्रिटिश के अंदर या ब्रिटिश एम्पायर के बाहर रहें, तो इनको मैं एक चारों सूबों को मिला के एक स्टेट के तौर पे देखता हूँ, और यही हमारी आखिरी तकदीर है मुसलमानों की। जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन है उनके मुसलमानों की तकदीर, आखिरी तकदीर यही है। आल तो इस पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने बंगाल का जो इलाका है या बंगाल के जो मुस्लिम हैं इनको इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। अब सेलिएंट फीचर्स देखते हैं इसके क्या क्या थे। फर्स्ट, इस्लामिक इकबाल बगेन, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जो एड्रेस इन्होंने शुरू किया था वो पहले इन्होंने सर्वे किया पॉलिटिकल सिचुएशन का, इसको बयान किया पॉलिटिकल सिचुएशन को, क्या चल रहे थे हालात, और उसके बाद इन्होंने डायग्नोज की जो इल्स आ रही थी, और फिर उसके बाद सोल्यूशन भी दिया। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स, अब हर जो मुफक्कर बैठा हुआ है हमारे टीवी पे, हमारे विदाउट एनी डाउट के वो प्रॉब्लम्स पे बात करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हल नहीं बताता। प्रॉब्लम्स को जो क्रिटिसाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा। इवन तो हुक्मरान कोई भी हो, चाहे PMLN की आई है, हमारे मार्शल जो हमारे 3 गए गुजरे हैं उनमें, और PTI की जो भी की गवर्नमेंट है, कोई प्रॉपर या ठोस जिसे कह लें जो सोल्यूशन है, कोई प्रॉपर विजन वो नहीं बताएंगे। हम लोग 6 महीने साल की सोचते हैं, हम लोग आने वाले 10 साल या 15 साल या इवन 5 साल की भी नहीं सोचते। और यही वजह है कि हम लोगों के जो प्रॉब्लम 1947 में थे, अभी भी वही प्रॉब्लम्स है। हमें तब भी हम लोग सिक्योरिटी स्टेट थे, अभी भी हम लोग सिक्योरिटी स्टेट है, ऑल दो हर चीज होने के बावजूद। इकोनॉमी हमारी तब भी वीक थी, अब भी वीक है। एक मसला उस टाइम पे नहीं था टेररिज्म का, तो टेररिज्म का मसला अभी भी है। ठीक। सो ये हम लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कितने मुस्तकिल मिजाज हैं। Then उन्होंने ही theoretically expounded the main principle of Muslim polity and stress about the need of religion in Muslim concept of nationalism। बाद उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत अच्छे तरीके से, और कहा कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है वो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इसमें जो मज़हब है वो किसी का प्राइवेट मामला करार दिया गया। हालांकि हम अगर इस्लाम की बात करें तो आप इस्लाम को किसी सिंगल इंडिविजुअल से अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का अगर किसी ने हुक्मरान बनना है तो वो मुसलमान ही होगा ना। अब ये कहें कि रिलीजन उसका प्राइवेट मैटर है, चाहे वो क्रिश्चियन है, तो उसको इस्लामिक स्टेट का आप लोग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। और फिर उन्होंने साथ ही साथ मुस्लिम को एक उम्मत का दर्जा दिया, वो कहा कि मुस्लिम एक उम्मत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, किसी भी स्टेट में रहें, वो एक उम्मत है और उनकी एक अपनी डिस्टिंक्ट है। हम लोग नेशनलिज्म में नहीं पढ़ सकते, आप लोग मुसलमानों को एक स्पेसिफिक एरिया में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इराकी है, ये ईरानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है। तो उन्होंने एक पूरे जो मुसलमान है पूरे एरिया के, उनको एक उम्मत की तरह डिफाइन किया। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेस दिया कि जो मजहब और सियासत साथ साथ हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जुदा हो दीन से अगर सियासत, जुदा हो दीन से अगर सियासत तो रह जाती है चंगेजी। ठीक, ये मैं उनको आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की भी मुखालफत की, क्यों? क्योंकि अब डेमोक्रेसी में आपको पता है कि हम लोग हर एक सिंगल इंडिविजुअल का एक वोट है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। अब इस पे भी इनका एक शेर है कि इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना से इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते।
तो ये इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अब अगर आप इस्लाम को भी देखें तो इस्लाम में भी आपको पता है कि ईमाल को आखिरत में तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। अब गिना क्यों नहीं जाएगा? अब देखें, हम लोग एक नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा अपने जो घर के साथ उसकी मस्जिद है वहाँ पे जाके एसी वाले जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। और एक जो मर्द मुजाहिद है वो मैदान जंग में कुफर के साथ जिहाद कर रहा है और तपती हुई रेत पे या तपती हुई ज़मीन पे वो नमाज पढ़ रहा है तीरों की बरसात में या गोलियों की बरसात में। तो वो जो 4 फ़र्ज़ या 2 फ़र्ज़ पढ़ रहा होगा, उसके 4 फ़र्ज़ और जो एक एसी वाली मस्जिद में बंदा 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा है, बराबर नहीं हो सकते। अब जब उनको तोला जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, जो मुजाहिद की नमाज़ है मैदान जंग में, वो ज़्यादा भारी होगी। कहने को तो ये भी 4 फ़र्ज़ हैं, ये भी 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन उन वज़न में बराबर नहीं है। तो इकबाल का भी यही कहना था कि अगर आप लोग हर बंदे सिंगल इंडिविजुअल को वोट का हक दे रहे हैं, तो हर बंदा इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस वोट को एक अच्छे वे में डिलीवर कर सके या इस वोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर बंदे को वोट का हक है, लेकिन एक बंदा जो पढ़ा लिखा है और एक बंदा जो अनपढ़ है, जैसे आपको पता है कि 59% हमारा लिटरेसी रेट है इन 2021 और हमारी जो 22 करोड़ की अवाम है उसमें 59% लिटरेट हैं। और उसमें भी फर्दर अगर डिटेल में जाएँ कि जो लोग कुछ लिखना पढ़ना जानते हैं और मतलब थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ये सब को इनको मिला के अगर इनको भी निकाल दिया जाए तो हमारा तो 50% से भी लिटरेसी रेट कम हो जाएगा। 50 या आई थिंक 40% तक चला जाएगा। तो हम लोग अ, पूरा नहीं कर सकते। अगर आप डेमोक्रेसी के कुछ प्रीरेक्विज़िट होते हैं, उनको देखें तो उनमें भी आता है कि लिटरेसी पहले नंबर पे होनी चाहिए। और इस पे एक थीसिस भी है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। फर्दर अगर मैं आपको एक प्रीरेक्विज़िट बताऊँ तो उनमें से है कि आपकी सिंसियर लीडरशिप होनी चाहिए। सिंसियर लीडरशिप। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि कौन सा लीडर ऐसा है कैद के बाद जो हमारे पाकिस्तान की काज के साथ सिंसियर हो। उसके बाद सेंसिबल एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट हो, फिर साउंड इकानमी हो, अपनी इकानमी देख लें, फिर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो। क्या मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है हमारी डेमोक्रेसी में? ठीक। और उसके बाद टॉलरेंट सोसाइटी ठीक है। तो ये सारे प्री रिक्विजिट हमारे पूरे ही नहीं है तो हमारी डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश करेगी? सो इस यही वजह थी कि जो इल्हामा इकबाल थे ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। ये हो चुका है और इसके बाद इल्हामा इकबाल सेड कि हम लोग 70 मिलियन हैं और हम कौमियत की कोई भी आप लोग डेफिनेशन कर रहे हैं तो हम लोग उस पर पूरा उतरते हैं, तो इसलिए हमें एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है। ठीक। इसकी सिग्निफिकेंस पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न नेशनलिज्म था और एक्सपोजिशन ऑफ टू नेशन थ्योरी था, फिर आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। इस पे आप लोग लिख सकते हैं, ये कोई इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है। क्लैरिटी ऑफ इकबाल है और फिर फार सेटेडनेस इकबाल, क्योंकि यही आप लोगों को एक फिजिबल सोल्यूशन लगा, क्योंकि जब भी हम लोग साथ रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे। ये आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए। आज भी इंडिया में देख लें कि हिंदू मुस्लिम राइट्स के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करें। कुरान पाक को मंदिर में रखा है, ये मंदिर में जाके कोई आप शरारत कर दें तो ले जी हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में यही कुछ हुआ। बांग्लादेश में किसी ने जाके कुरान पाक जो उनका जो भगवान है आई थिंक हनुमान, हनुमान जो भगवान है वहाँ पे जाके मंदिर में किसी ने कुरान पाक रख दिया। नहीं जी, इस बात पे प्रोटेस्ट और जो राइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और आज 4-5 दिन हो गए हैं राइट्स जारी हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि फिजिबल सोल्यूशन यही है कि हिंदू अलहदा रहें और मुस्लिम अलहदा रहें। और ग्रेट इम्पैक्ट फॉर मुस्लिम नेशनलिज्म। और क्रिटिकल व्यू में बात करें, द हिंदूज एंड ब्रिटिश क्रिटिसाइड अ लॉट ऑन इकबाल एड्रेस एंड हिंदू डिक्लेयर्ड इट अ ड्रीम ऑफ अ मैड मैन। ठीक, मैंने आपको बताया ना कि जो पाकिस्तान की काज है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाने में हाथ अगर मुसलमानों के बाद किसी का है ना तो वो हिंदुओं का है और हिंदू कांग्रेस और हिंदू महासभा का है। ठीक। और इसको कहा कि ये इलीगल सोल्यूशन है और ये प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता सब कॉन्टिनेंट में। और इसके बाद आफ्टर हॉस्टाइल रिएक्शन और इकबाल को ये फिर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं अपने तरीके से सोचता हूँ, आप लोग इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पे
या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी है या उसका जो मिशन प्लान है उस पे आप लोग इम्पोज करने की कोशिश ना करें। ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सिंस आपको बता दूं कि जब इकबाल ने ये इलाहाबाद का एड्रेस दिया था तो उनको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ठीक, ये इन्होंने अपना एक सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मैं ये चाह रहा हूँ या मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें ऐसा हो जाएगा। सो इनका ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। सो कंक्लूजन पे हम लोग आए तो इन द बिगिनिंग इकबाल के व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी कि वो ज़्यादा थी जिन्ना के 14 पॉइंट्स की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। लेकिन जो बाद के सर्कमस्टांसेस होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1935 का एक्ट और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से लेकर 1939 तक, तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये हम लोगों को उसी तरफ लेके जाती हैं, किसकी तरफ? स्टेट की तरफ, सेपरेट स्टेट की तरफ। ठीक, अभी तक मैंने आपको जो पाकिस्तान का नाम है वो नहीं बताया कि किसने लिया, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मुख्तार जमा, द इलाहाबाद एड्रेस डेफिनेटली कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान इफ नॉट इट्स नेम। ठीक, वही बात है ना कि स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान था लेकिन इसका नेम नहीं था। दिस वेरी स्पिरिट इन्फ्यूज्ड बाय इलामा इकबाल एंड वाज प्रेजेंटेड इनटू पॉलिटिक्स कॉन्शियसनेस ऑफ मुस्लिम विद इन 10 ईयर्स। मतलब 1930 में इन्होंने प्रेजेंट किया और 1940 में ये आइडिया बिल्कुल एक जान पकड़ गया, कह लें कि इसमें जान आ गई, ये जो आइडिया था 1930 का। और सी एच रहमत अली जो थे, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी बात करूंगा मैं इनके बारे में, चौधरी रहमत अली के बारे में। वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इकबाल थॉट्स, ही वाज इन लंदन। ठीक है, और इनकी वफात भी लंदन में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे होती है। इन 1933 ही वाज इन इंग्लैंड, रोट अ पेपर नाउ और नेवर, आर विल टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये जो पेपर था इनका, इसमें इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है, जो स्टेट है, इसको इन्होंने प्रपोज किया था। और ही ऑफर्ड द नेम पाकिस्तान एंड स्टार्टेड द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। ठीक, इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है सी एच रहमत अली का। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जो ये पेपर था नाउ और नेवर वाला, ये शाया हुआ था पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से। ये लंदन बेस्ड थी पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, इसके प्लेटफॉर्म शाया हुआ था, जो कि बनी थी 1933 में ही बनी और 1933 में ही ये पेपर शाया हो जाता है। और जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है तो मुस्लिम डेलीगेट्स जाते हैं, ज़ाहिर बात है, लंदन में। तो ये क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम लोग कभी भी इंडियन यूनियन को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और इस टाइम पे जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान एक इम्पॉसिबल ड्रीम है। ठीक, क्योंकि जिन्ना भी लंदन में थे तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में ना सोचे, ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है। ये 1933 की बात है और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये बुक है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एम ए काजमी की, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक, सी एच रहमत अली ने ही कहा कि न जैसे आपने 1935 के एक्ट में आपने बर्मा को अलहदा किया है बरसगीर से या इंडिया से, तो इसी तरह आप लोग ये जो इलाके हैं जो अल्लामा इकबाल साहब ने कहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि दिल्ली, अलीगढ़ और इस तरह के कुछ और इलाके भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए, इनको भी आप लोग अलहदा कर दें। ठीक, इनकी भी डिवीजन कर दें। ये पाकिस्तान की काज के साथ बहुत ज़्यादा मुखलस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो पाकिस्तान की विश करते थे, इसमें लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ शामिल था। जब मुस्लिम लीग और जिन्ना 3 जून का प्लान कबूल किया तो ये बहुत मायूस हुए और जिन्ना को इन्होंने ओपनली ब्लेम किया कि इन्होंने 100 मिलियन मुसलमानों के फ्यूचर के साथ धोखा किया है या इनको सैबोटाज किया है। और अगर आप लोगों को इनकी बहादुरी का या दलेरी का अंदाज़ा लगाना है तो आपको इस बात से बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि 1940 की जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनाया था इंडियन कांग्रेस ने या इंडियन मीडिया ने। और इस कांग्रेस जो रेजोल्यूशन थी इसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन नाम किसने लिया पाकिस्तान का? सी एच रहमत अली ने। ठीक, तो इस बात से आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये कितने विजनरी या कितने नेशनलिस्ट आदमी थे। और अब जो 3 जून का प्लान था इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने भी, क्योंकि ये भी कायद की तरह डिवाइडेड पंजाब नहीं चाहते थे। और जो पाकिस्तान और जो बंगाल के सूबे थे ये डिवाइडेड इनको मिल रहे थे, और ये दोनों डिवाइडेड पंजाब और डिवाइडेड बंगाल नहीं चाहते थे। और कायद ने ये खुद भी कहा कि जो पाकिस्तान मुझे मिला है वो ट्रंकेटेड और माउथ हिटन जो पाकिस्तान है, या कह लें कि डैमेज पाकिस्तान है, वो मुझे मिला है। जो मैंने प्रपोज किया था वो मुझे नहीं मिला, माउथ हिटन और ट्रंकेटेड। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए इस चीज़ से। और लेकिन ये है कि इनको तारीख में हमेशा जो पाकिस्तान को एक नाम देने के तौर पे
याद रखा जाएगा CH रहमत अली को। और इनकी डेथ होती है 3 फरवरी 1951 को, और ये कैम्ब्रिज में ही ये दफन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, यूके में। और अगर आपका 1930 के इलाहाबाद एड्रेस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि ये किसी के काम आ सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।